दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई है जिससे नरेंद्र मोदी परेशान हो चुके हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने बिहार चुनाव की सुगबुगाहट से पहले वोट चोरी का खुलासा किया था। इसके बाद वो फिर खुलासा करते हैं और अब वोटिंग से एक दिन पहले उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है और इस बम से भी सबसे ज्यादा बीजेपी ही परेशान हो चुकी है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की यह स्थिति हो गई है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब जो फैसला है वो जरूर लेना पड़ जाएगा। उन्होंने बीजेपी को बहुत मौके दे दिए, लेकिन अब वो इस बात को पुख्ता तरीके से समझ चुके हैं, सोच चुके हैं कि अब जैसे ही फैसले आएंगे तब हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। दरअसल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर ये रणनीति बनाई है कि वो दोनों एक साथ अलग अलग मुद्दों पर भी बात करेंगे और साथ में जो बिहार के मुद्दे हैं इन पर भी बात करेंगे। राहुल गांधी को हमने अक्सर देखा है कि वो देश के मुद्दों पर बात करते हैं, देश में क्या क्या चीजें हो रही हैं उस पर बात करते हैं और बिहार चुनाव को लेकर भी बात कर रहे हैं कि वहां पर क्या चीजें चाहिए क्या नहीं चाहिए। और वही दूसरी तरफ अगर आप तेजस्वी यादव को देखेंगे तो वो सोलली जो उनका मोटिव रहता है वो बिहार को लेकर ही रहता है कि कैसे बिहार में हमें विकास करना है, कैसे बिहार के युवाओं को हमको रोजगार देना है। और राहुल गांधी यही चीज नेशनल लेवल पर करते हैं कि हमें देश के युवाओं को कैसे रोजगार देना है, देश का किस तरह से विकास करना है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसे कैसे रोकना है। जैसे वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने तो उसमें उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा, बताया कि किस तरह से हरियाणा में वोट चोरी हुई है और हाइड्रोजन बम से मतलब एच फाइल्स का मतलब हरियाणा की फाइल्स से ही है। इसके बाद उन्होंने आखिर में एक और बात कह दी थी, कहा था कि बिहार में भी इस तरीके से चीजें हो रही हैं और हम उसका भी खुलासा जरूर करेंगे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और इस बीच जब ये खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने जैसे वो अपना हाइड्रोजन बम फोड़ा है तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, इसको लेकर भी लोग बात करने लगे हैं। और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ये बम फोड़ना जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी रणनीति का हिस्सा है। कई लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई जब से बिहार चुनाव शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी ने बिल्कुल अपने वोट चोरी के मुद्दे को वो भूल गए हैं, वोटर अधिकार यात्रा को भूल गए हैं, लेकिन वो इस सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं भूले थे। उन्हें पता था कि आखिर हमें किस वक्त पर जो लोगों के इमोशंस है इस मुद्दे पर जागरूक करने हैं। सबसे पहले उन्होंने बिहार में जाकर वोटर अधिकार यात्रा की थी, सीमांचल के इलाकों में वो गए थे और वहां पर ही वोटर्स को बताया था कि कैसे आपका हक छीना जा रहा है, क्योंकि सीमांचल का इलाका ही वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में एसआईआर के तहत वोट कटे थे, वोट काटे गए थे और उसमें भी जो अल्पसंख्यक है, उसमें भी जो दलित है, उनके सबसे ज्यादा वोट काटे गए थे और इसी वजह से वोटर अधिकार यात्रा का भी जो रूट बनाया गया था वो सीमांचल के इलाकों का ही था। अब अगर वोटिंग होनी है तो वोटिंग सीमांचल के इलाकों में दूसरे फेज में होगी और इसी वजह से पहले चरण के चुनाव के एक दिन पहले राहुल गांधी ने यह खुलासा किया है, जिससे कि इसको वो अब जब दूसरे चरण के लिए अपने प्रचार करने के लिए जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहां पर इस चीज का अच्छे से इस्तेमाल करके जो जनता को ये चीजें बताएंगे कि किस तरह से वोट चोरी किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि एसआईआर के तहत जितने सारे लोगों के वोट कटे हैं, हर कोई जानता है कि वहां पर कितने लोगों के वोट कटे हैं, कितनों के नहीं कटे हैं, और ये बात हर कोई समझेगा भी कि किस तरह से वोट चोरी किए जाते हैं और इसके तहत ही वोट काटे जाते हैं। ये पूरा प्लान राहुल गांधी का है। तेजस्वी यादव को अगर हम देखेंगे तो तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहार को लेकर चल रहे हैं, खासकर बिहार के मुद्दों को, यंग जनरेशन, अब ये बीजेपी भी अच्छे से मान चुकी है कि जो युवा है वो पूरी तरह से तेजस्वी के साथ जा रहा है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी मंच से जो बुजुर्ग वर्ग है उससे अपील करते हुए दिखाई दिए थे, कहा था कि आप जो बुजुर्ग लोग हैं वो समझाइए ये नए युवाओं को कि अगर आरजेडी आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा, क्योंकि 15-20 साल से तो वैसे भी नीतीश कुमार की सरकार है और उससे पहले की जो चीजें हैं वो यंग जनरेशन ने उस तरीके से नहीं देखी है, देखी भी है तो उन्हें उस तरह से याद नहीं होगी। अगर 20 साल 25 साल के वोटर की अगर हम बात करते हैं, 18 से लेकर 25 या 29 साल तक के भी वोटर की अगर हम बात करते हैं, तो उन्हें खास इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप हमें क्या दे रहे हैं, आप हमें किस तरह से नौकरी देंगे, आप हमारे लिए क्या काम हमको करके देंगे, आप बिहार का विकास कैसे करेंगे, मेरे गाँव में सड़क नहीं पहुंच रही है अब तक, उस सड़क को कब लेकर आएंगे। और इसी वजह से जब हम तस्वीरें देखते हैं तो जब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जगह जगह पर जब प्रचार के लिए जाते हैं, जब लोगों से वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो उनसे जो सवाल पूछते हैं वो ज्यादातर युवा होते हैं। जो युवा वर्ग है वो खुलकर सवाल पूछता है कि भाई आपने हमारे गांव के लिए किया क्या है जो हम आपको वोट दें। आप नीतीश कुमार की बात करते हैं, नीतीश कुमार ने हमारे लिए क्या कर दिया है, उन्होंने बिहार के लिए बहुत विकास किया होगा, बिल्कुल किया है, लेकिन हमें क्या दिया है। ये सवाल जेन्युइनली जनता की तरफ से पूछे गए हैं और इसके एक नहीं बल्कि कई वीडियोज हैं जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, बार बार दिखाते आए हैं कि किस तरह से बीजेपी के प्रत्याशियों को या तो गांव से भगाया जा रहा है या फिर उनसे सीधे सवाल पूछा जा रहा है और जवाब देने में वो पूरी तरह से असमर्थ दिखाई दे जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, भाग जाते हैं। यहां तक कि जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनसे भी
जब वो रोड शो कर रहे थे मोकामा में, तब सवाल पूछ लिया गया था और इसके बाद वो चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। ललन सिंह भी उस वक्त उनके साथ मौजूद होते हैं। अब ये तो हो गया राहुल और तेजस्वी का प्लान। दूसरी तरफ अगर नजर डाले तो नीतीश कुमार भी असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि हमें अब क्या करना है, क्योंकि जिस तरह से जब अमित शाह से सवाल किया जाता है सीएम पद को लेकर, तो उनका जवाब यही होता है कि विधायक दल तय करेगा। ललन सिंह भी जब बिल्कुल अमित शाह की भाषा बोलने लगते हैं, तो इससे भी नीतीश कुमार समझ जाते हैं कि आखिर उनके साथ क्या खेल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो राजनीति में बिल्कुल नए खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी पार्टी को तोड़कर नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने एक पार्टी को सींचा है, बनाया है और उसके मुखिया बने हैं। बिहार के मुखिया वो काफी लंबे समय तक रहे हैं। 9 बार वो शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की। इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि उन्हें किस वक्त पर क्या करना है। 2020 का अगर हम आपको उदाहरण दें, तो 2020 में जब चुनाव हुए थे, इसके बाद जब नीतीश कुमार से पूछा गया था कि क्या वो अब पलटी मारेंगे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन अगले दिन वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं और वहां पर अपनी जो बातें हैं वो करते हैं। सीधे एक दिन पहले तक वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगले दिन बिल्कुल अचानक से पलटी मारते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता है, कानो कान खबर नहीं लगती है और अगले दिन सीधे वो ऐलान कर देते हैं। अब जिस तरह से चीजें नीतीश कुमार के साथ की जा रही है, नीतीश कुमार को जिस तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ललन सिंह से बयान दिलवाए जा रहे हैं, संजय झा से बयान दिलवाए जा रहे हैं और भी जो नेता हैं उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, जिससे कि नीतीश कुमार को ये लगे कि हाँ, वो इनकम्पिटेंट है, यानी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से जो उनके साथी है वो भी ये बात नहीं चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ठीक है, विधायक दल तय करेगा। विधायक दल के तय करने का मतलब यही है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी अच्छे से चाहती है कि वो उसी का ही मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के कोटे से ही कोई मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो नीतीश कुमार को अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये हर कोई जानता है कि वो कुर्सी के लिए क्या कर सकते हैं। इतनी बार जब वो पलटी मार चुके हैं, तो एक और बार उनके लिए पलटी मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस वजह से ही नीतीश कुमार, अब ये पहला चरण का जो वोटिंग है ये दिखाएगा कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग तक भी उन्होंने इससे पहले बीजेपी को अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आपके पास 4 नवंबर तक का वक्त है, आपको जो करना है कर लीजिए, आप हमें बता दीजिए कि क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मौके दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा था कि भाई जब संकल्प पत्र जारी किया जाएगा उस वक्त आप घोषित कर दीजिए कि भाई नीतीश कुमार ही हमारे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम का ऐलान होता है, तो इसके बाद नीतीश कुमार काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खास तौर से उस ऐलान के बाद वो नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करते हैं, उनकी रैलियों में नहीं जाते हैं, उनके रोड शो में नहीं जाते हैं और साफ तौर से दिखाते हैं कि भाई हम नाराज हैं और हमारी नाराजगी क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं, तो आपके पास वक्त है, आप अभी देख लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बीजेपी उनकी बात नहीं मानती है। बीजेपी या तो ओवर कॉन्फिडेंस में है या फिर उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे बिहार में करना क्या है, क्योंकि बीजेपी के कोई बड़े नेता बिहार में जमीनी स्तर पर नहीं है। यानी कि बीजेपी के कोई ऐसा नेता नहीं है जो एक बड़ा दाव रखते हो या फिर कहा जाए कि एक बड़ा जनाधार हो उनका, अपने साथ साथ जो दूसरों की सीटें हैं वो भी वो दिलवा पाए। नरेंद्र मोदी अमित शाह के नाम पर ही जो बीजेपी है वो अक्सर वोट जीतती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी वोट पड़ जाते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कोई नेता बीजेपी का नहीं है जिसके नाम पर वोट कोई देने आ जाए। और इसी वजह से बीजेपी को तकलीफें भी हो सकती है, क्योंकि जमीनी आधार पर वहां का कोई नेता उनके पास मजबूत नहीं है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी को जगह जगह पर उतरना पड़ रहा था। अब एक तरफ तो बीजेपी सोच रही है कि वो किसी भी तरीके से दबाव बनाकर चिराग पासवान को साथ में लेकर नीतीश कुमार को धक्का दे देगी या फिर नीतीश कुमार को मनवा लेगी, किसी भी तरीके से उनसे अपना काम निकलवा लेगी। लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है। तो पहले चरण की जो वोटिंग है इससे अंदाजा लग जाएगा कि आखिर जो जनता है वो किस तरफ जा रही है, और जनता जिस तरफ जा रही है फिर नीतीश कुमार भी उस तरफ जाने का जरूर सोचेंगे। और 14 नवंबर को जब फैसला आएगा तो उसके बाद वो भी अपना फैसला जरूर सुनाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।